हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा लेसन जो चल रहा था पृष्ठीय रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, उसकी आज नेक्स्ट वीडियो। इसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पिछले उसमें हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, तो अधिशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फैक्टर गैसों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गैसेस। अब आप सोचेंगे कि गैसों की प्रकृति, देखो गैसें दो प्रकार की होती हैं, एक तो ध्रुवीय गैसें और एक अध्रुवीय गैसें। ध्रुवीय और अध्रुवीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ध्रुवीय का मतलब पोलर गैसेस और अध्रुवीय मीन्स नॉन पोलर गैसेस। तो अब आप ये जानते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं HCl। ओके, इस HCl में H पार्शियली पॉजिटिव और Cl पार्शियली नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां पर हमारे क्लियर है कि एक तो पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव पोल है, तो दो पोल यानी डाइपोल हो गया है। और जिसमें पोल पाए जाते हैं यानी डाइपोल प्रेजेंट होता है, वो गैस क्या हो गई? पोलर गैस। ओके, अमोनिया NH3। ओके, 11th क्लास में डाइपोल मूवमेंट हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में। तो उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर लोन पेयर N पर है, तो H की तरफ से डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव, H को हम पॉजिटिव मानेंगे और N को इलेक्ट्रॉन डेंस एंड नेगेटिव पार्ट मान लेंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन हो जाता है इसमें पोलरिटी का। और लोन पेयर हम जानते हैं कि अपर डायरेक्शन में होता है। तो एक टोटल डायरेक्शन किधर हो गया इसका? नीचे से ऊपर। यानी हम कह सकते हैं कि NH3 भी कैसी गैस है? पोलर। तो जो भी गैसें ध्रुवीय होंगी, ध्रुवीय प्रकृति जो भी गैसें रखेंगी, वो किसी भी अधिशोषक की सतह पर आसानी से स्थापित हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? थोड़ी सी देर के लिए सोचो। एक मॉलिक्यूल H+ और दूसरा है Cl-। ओके, HCl एक मॉलिक्यूल हो गया पूरा, जिसमें एक पार्ट है H+ और दूसरा है Cl-। एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, वो भी HCl है। मान लीजिए H+ और Cl-। ओके, एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, वो है H+ और Cl-। ओके, ये HCl और HCl। आप बताइए, क्या ये Cl नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? यस, करेगा। क्या Cl- इस H+ को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा? यस, ये भी करेगा। इसका मतलब है अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि Cl- और H+, ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इस अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे और पास आने पर उनका जो स्टेट है यानी उनकी जो अवस्था है, यानी गैस अवस्था से वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो सकते हैं? द्रव अवस्था। और आप जानते हैं किसी भी सतह पर गैस की तुलना में द्रव का स्थापित होना आसान होता है। यानी द्रव किसी सतह पर आसानी से चिपक सकता है, किसकी तुलना में? गैस की तुलना में। इसका मतलब है अगर गैस की प्रकृति ध्रुवीय होगी तो उसका अधिशोषण तेजी से होगा। इसलिए HCl, NH3, CO2 आदि जितनी भी गैसें ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं, उनका अधिशोषण तेजी से होता है, यानी उनके अधिशोषण की दर अधिक होती है।
जबकि अध्रुवीय गैस है। अब अध्रुवीय गैस है कौन सी? जैसे मान लीजिए आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, क्लोरीन, ये सब गैसें कैसी हैं? अध्रुवीय हैं। इनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। देखो आप, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताओ, ये भी एन है नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं, कोई भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि इनमें बॉन्ड ही कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये सब कौन से बॉन्ड हैं? सहसंयोजक बंध हैं। तो इसलिए इनमें कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं ये एक दूसरे को कोई अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जब ये आकर्षित नहीं करेंगे तो इनकी अवस्था चेंज बहुत मुश्किल से होगी या नहीं होगी। ओके, बहुत ज्यादा हायर कंडीशन में हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, पर अभी देखें कि ये नॉर्मली गैस ही रहेगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसका मतलब है अधिशोषक पर इसका चिपकना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्रुवीय यानी नॉन पोलर गैसेस का अधिशोषण बहुत ही मुश्किल से होता है, यानी अधिशोषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो पढ़ा है गैसों की प्रकृति। ओके, अब सेकंड आते हैं अधिशोषक की प्रकृति तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो मैं बात करता हूं नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्सॉर्बेंट के नेचर की। जैसे ये देखिए, ये एड्सॉर्बेंट है। ओके, इसकी ये सरफेस कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है। मैं इसका एक यहां पर डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये एक अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट है। ओके, एड्सॉर्बेंट है ना। अब इस एड्सॉर्बेंट की ये जो सरफेस है बहुत ही क्या है? स्मूथ है, यानी चिकनी है। अब हम क्या करते हैं? इस पर अधिशोषक को चिपकने के लिए भेजते हैं। तो अधिशोषक के पार्टिकल इस एरिया के ऊपर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित होंगे। लेकिन अगर मैं इस सरफेस को रफ कर दूं, रफ करने का मतलब है इसमें मैंने छेद कर दिए मान लो, तो छेद करने का मतलब है इस तरीके से छेद होगी ऐसे, और इन छेदों को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये इस तरीके से छेद नजर आ रही है, रफ हो गई अब। ओके, इस तरीके से अगर ये रफ हो जाती है तो अब आप सोचेंगे कि इसके ऊपर जो पार्टिकल पहले चिपक रहे थे, पहले तो इस एरिया पर ही चिपक रहे थे, ये वाले पे, इस पे, लेकिन अब यहां साइडों में इस पर भी चिपकेंगे और इस पर भी चिपकेंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूं कि मान लीजिए एड्सॉर्बेंट में इस तरीके से छेद हो गए, ये एड्सॉर्बेंट है और ये छेद हो गए। तो पहले तो सरफेस पे यहीं पर चिपक रहे थे पार्टिकल, और एक कहां चिपक रहे थे? ये वाली सरफेस, ये ऊपर थी पहले यहां, तो यहां पर अब चिपक गए, लेकिन ये एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया नहीं बढ़ गया? ओके, तो इसका मतलब है सरफेस एरिया बढ़ गया। ठीक है, तो देखो नेचर चेंज की, स्मूथ से किसमें कन्वर्ट कर दिया? रफ में, और स्मूथ से जैसे ही रफ में कन्वर्ट हुआ तो अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और बढ़ क्यों जाती है? तो उसका रीजन है पृष्ठीय क्षेत्रफल का बढ़ जाना, यानी इसका ये एक्स्ट्रा एरिया और ये एक्स्ट्रा एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। आप जानते हैं किसी भी पदार्थ को अगर टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। प्रूव करके देखते हैं अपन एक सेकंड में। जैसे मान लीजिए ये कोई डस्टर है और इस पर आपने कलर किया, सोचिए आपने ब्लैक कलर किया है, यहां पर ब्लैक हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा? ब्लैक, इधर भी क्या हो जाएगा? ब्लैक, यहां पर भी ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक। तो ये कितनी तरफ से ब्लैक हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तरफ से ये क्या हो गया? ब्लैक हो गया। अब मान लीजिए मैं इसको यहां से बीच में से काट के 2 टुकड़े कर देता हूं, ये 2 टुकड़ों में टूट गया। तो बताओ जो ये एरिया यहां से जो मैंने काटा है
ये कटने के बाद अंदर क्या इसमें ब्लैक कलर नजर आएगा क्या? तो आंसर है नहीं आएगा। इसमें इधर और इधर के दो जो भाग होंगे उन दोनों भागों में अंदर की तरफ कलर नहीं होगा, यानी ये नया क्या बन गया एरिया जो क्या है कलरलेस है, यानी रंगहीन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी पदार्थ को दो पार्ट में तोड़ा जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी अब वो कलर वापस करना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा कलर लगेगा। ज्यादा कलर लग रहा है इसका मतलब क्या है, एरिया बढ़ गया। तो इस तरीके से एरिया बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो एक बात बताइए आप कि जो हम खाने में सब्जी के अंदर नमक डालते हैं, अगर नमक को पाउडर के रूप में ना डाला जाए और क्रिस्टल के रूप में डाला गया है, ठोस है ना, ठोस के रूप में डाल दिया अपन ने उसको, तो वो क्रिस्टल जो है घुलने में टाइम लगाएगा, जबकि पाउडर बिल्कुल जल्दी से घुल जाता है। तो कारण क्या है, क्योंकि नमक के जो पाउडर होता है, चूरा होता है, उस चूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, दो के बाद में और दो में तोड़ दिया, चार टुकड़े कर दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ गया, फिर और तोड़ा, आठ कर दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बढ़ गया। तो जैसे जैसे अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिशोषण की दर बढ़ती जाती है। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट कि अधिशोषण कब ज्यादा होगा, जब अधिशोषक किस प्रकृति का हो, रफ हो, या उसको पाउडर फॉर्म में या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा करके प्रयुक्त किया जाए। ओके, आपको एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं कि कोयले की खानों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाते हैं जिसके ऊपर एक्टिवेटेड चारकोल यानी सक्रिय चारकोल का लेप लगा होता है। और उस सक्रिय चारकोल की क्वालिटी क्या है कि वो कोयले की खानों में रिसने वाली जहरीली गैसों को अपनी सतह पर चिपका लेता है। तो जो मास्क लगाते हैं उसके ऊपर जहरीली गैसें चिपक जाएंगी और श्वसन के साथ अंदर नहीं जा पाएंगी। इसलिए कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूर अपने फेस के ऊपर जो मास्क लगाते हैं उसमें सक्रियत चारकोल का लेप किया हुआ होता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दाब का प्रभाव, प्रेशर का इफेक्ट। ओके, तो दाब का प्रभाव क्या है ये देखते हैं। तो देखो, आप ही जानते हैं कि दाब का प्रभाव क्या होगा। तो स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर को हमें क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है और दाब में वृद्धि करनी है। कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर गैस हम चिपकाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगाने से क्या होगा, वो गैस जो है दब करके सतह पर चिपक जाएगी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन जरूर रखनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि बेंच लगी हुई है, एक बेंच का टेम्परेचर तो ज्यादा है और एक बेंच का टेम्परेचर कम है। अब उस पर अपन को ले जाकर के बिठा देते हैं, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उस पर तो हम बैठना पसंद नहीं करेंगे और जिसका टेम्परेचर कम होगा उस पर हम बैठना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब है अगर किसी सतह पर किसी गैस का अधिशोषण ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है यह पता लगाना है, तो उन अधिशोषक का टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट, और फिर उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें लाके आप चिपकाएं। तो उसमें जो गैस ज्यादा अधिशोषित होती है उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके अधिशोषण की दर क्या है, ज्यादा है। सपोज करो किसी ने क्या किया कि दो तीन अलग अलग, जैसे आप ये देखिए, एक सरफेस ये ले ली और एक सरफेस ये वाली ले ली। इस सरफेस पर उसने चिपकाई नाइट्रोजन और इस सरफेस पे उसने चिपकाई ऑक्सीजन। यहां इसका टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका रख दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और कहा
कि यार नाइट्रोजन गैस तो बहुत अधिक मात्रा में अधिशोषित हुई, लेकिन ऑक्सीजन तो कम हुई। तो गलती हमारी थी, क्योंकि हमने टेम्परेचर क्या रख रखा है, दोनों का अलग अलग रख रखा है। दोनों का टेम्परेचर एक जैसा रखें और फिर देखें कौन सी ज्यादा चिपक रही है। तो पहला पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम दाब का प्रभाव देखेंगे तो उसमें क्या चीज स्थिर रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट यानी स्थिर रखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी गैस जाकर के उस सतह पर अधिक चिपक रही है। ठीक है, तो किसी भी गैस के अधिशोषण की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती हो, अगर दाब क्या रखा जाए, कांस्टेंट। ओके, अब एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमने गैस तो एक ही ले ली, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस ली। ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, इसमें मैंने अधिशोषित नाइट्रोजन गैस है ना, इसका आयतन ले रहे हैं अपन ml, कौन सी इकाई में, मिलीलीटर में। एड्सॉर्ब नाइट्रोजन गैस है और इसका वॉल्यूम जो कितना है, पर्टिकुलर फिक्स कि भाई इतने ml है ना, ये एड्सॉर्ब हुई है। अब यहां देखते हैं हम प्रेशर। ठीक है, यहां हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर इतने प्रेशर पर हुई है और यहाँ इतने ml हुई है। अब देखिए ग्राफ इस तरीके का आएगा, ये मान लीजिए हमने प्रेशर बिल्कुल फिक्स रख दिया, जैसे मान लीजिए ये प्रेशर रख दिया, यहां तक जो भी प्रेशर आ रहा है ना, ये प्रेशर हम कौन सी यूनिट में लेंगे, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस ली हमने, इसको लिया है अपने 273 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 273 केल्विन पे। तो तुम देखोगे कि 273 केल्विन टेम्परेचर पर इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो वो यहाँ पर आकर अटैच होती है। तो इतना ml आयतन आया, वो किसका है, नाइट्रोजन का, जो कि क्या हुई है, अधिशोषित हुई है। अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर 273 से कम कर दें, तो हमने टेम्परेचर अब कम करके कितना कर दिया, 244 केल्विन। तो टेम्परेचर कम करने से इस पॉइंट को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो वो यहां टच होगा, तो पहले वाले से ज्यादा है। इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस के अधिशोषण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। अधिशोषण की मात्रा जो है ml में, वो क्या हो गई, बढ़ गई। टेम्परेचर को और कम करके 195 केल्विन पर ले जाए। ध्यान रखना, प्रेशर वही, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। तो अब बताओ यहां पर जाकर के ग्राफ टच होगा, तो इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्ब होने वाला वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, और अधिक बढ़ जाएगा। तो बात क्लियर हुई। हम जैसे जैसे क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे और दाब क्या रखेंगे, स्थिर, तो उस पर अधिशोषित गैस का आयतन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दाब का प्रभाव। ध्यान रखना, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर अलग अलग मैंने कही है। मैंने कहा है कि अगर दाब का प्रभाव देखना है तो गैसें अलग अलग लो और उनका दाब एक रखो और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और फिर उस पर क्या लगाओ, दबाव। तो ये देखना है कि नाइट्रोजन ज्यादा अधिशोषित हुई है या ऑक्सीजन ज्यादा अधिशोषित हुई है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अधिशोषित हुई है। ओके, और दूसरा केस ये है कि हमने प्रेशर एक जैसा लगाया, गैस भी एक ही रखी, तो टेम्परेचर अगर कम करते जाएंगे तो अधिशोषण की दर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हो गया हमारा दाब का प्रभाव।
और अब बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट यानी ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव जो है वो आप जानते हैं कि कोई भी सतह पर कोई अधिशोष्य का कण चिपकता है तो इसके दौरान एनर्जी निकलती है और उस निकलने वाली एनर्जी को हमने अधिशोषण एंथैल्पी यानी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन नाम दिया था। इसका मतलब है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है तो आप आंसर देंगे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाए तो ऐसा कर सकते हैं कि ठोस तो है अधिशोषक, ये ठोस क्या है अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट है, प्लस इस पर कोई गैस चिपकने के लिए आ रही है तो ठोस प्लस गैस। इसके बाद अपन इक्विलिब्रियम का साइन लगा देते हैं और अब बता देते हैं कि क्या अधिशोषित गैस, अधिशोषित गैस और साथ में क्या निकल रही है ऊष्मा प्लस ऊष्मा। क्लियर? तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ली शैटेलिए प्रिंसिपल जो था ला शातेलिए का नियम, वो ला शातेलिए का नियम क्या कहता है कि अगर किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ठीक है मैं इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोल के बता रहा हूं कि उन्होंने अपने कंसेप्ट में कहा था कि किसी प्रक्रम में अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है और उसे और ऊष्मा दे दी जाए, ओके, तो फिर प्रोसेस क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाता है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर रिएक्शन के दौरान पहले भी बढ़ रहा था और हमने क्या कर दिया बाहर से वो टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी जिधर टेम्परेचर कम हो। तो इधर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी और इस डायरेक्शन में चलेगी तो हमें दो चीजें दिखाई देंगी, ठोस अलग दिखाई देगा, गैस अलग दिखाई देगी। इसका मतलब है अधिशोषण नहीं हुआ है, तो यानी अधिशोषण की दर क्या हो गई कम हो गई। तो बस सिंपल हम याद रख सकते हैं कि तब टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन एक स्पेशल बात तो अब ध्यान रखें, एक तो हमने पढ़ा था भौतिक अधिशोषण और एक पढ़ा था रासायनिक अधिशोषण। तो दोनों के बारे में अगर पूछा जाए तो हम क्या आंसर दें, तो ध्यान रखना भौतिक अधिशोषण में अगर टेम्परेचर बढ़ा है, ओके, किसमें भौतिक अधिशोषण में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अधिशोषण की दर कम हो जाएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और अगर रासायनिक अधिशोषण में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा रासायनिक अधिशोषण की दर पहले तो बढ़ेगी और फिर बाद में क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना अगर हम इन दोनों के ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में हम कहेंगे कि भौतिक अधिशोषण के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हम कहेंगे अधिशोषण की मात्रा, ये तो टेम्परेचर ले लें अपन और ये ले लें अधिशोषण की मात्रा जिसको हम x/m से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे बताऊंगा मैं। तो ये मात्रा क्या होती जाएगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण की मात्रा ताप बढ़ाने से क्या होती जाती है कम होती जाती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण की मात्रा जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले तो बढ़ती है और फिर वापस से कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले
टेम्परेचर देने से अणुओं को सक्रियण ऊर्जा मिलती है, जिससे वो ज्यादा स्थापित होने लगते हैं, इसलिए अधिशोषण की दर बढ़ती है और अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन बाद में जो अधिशोषक की सतह से जो चिपके हुए अणु थे वो विशोषित होते रहते हैं, जिससे वो वापस से बाहर निकलने लग जाते हैं। अगर उनको अधिक टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी सतह को छोड़ छोड़ करके बाहर निकलने लग जाएंगे, यानी उड़ने लग जाएंगे, और अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे वापस से कम होती जाती है। तो ये हमने चारों फैक्टर पढ़ लिए अधिशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेंडलिच समतापी वक्र के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।